Assalamualaikum students, welcome back to the studies. Today we are going to start the new chapter of mathematics, which is matrices and determinants. First of all, we will learn about the matrices, what they are and how to represent them. So matrix is a rectangular arranged shape whose elements entries are written within the square bracket in a specific order in rows and columns. The array above contains algebraic operations. वो क्या कह रहे हैं कि मैट्रिसेस क्या है? मैट्रिसेस एक मैथमेटिकल टर्म है जिसमें हम एलिमेंट्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रेक्टेंगुलर शेप में अरेंजमेंट देते हैं. अब वो एलिमेंट्स जो हैं वो स्पेसिफिकली कोई सिर्फ अल्फ़ाबेट्स या नंबर नहीं हो सकते. उसने ये कहा है कि अरे ओबे कंटेन्स अल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस के जो एलिमेंट्स हैं वो एक अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन भी हो सकता है. वो खाली अल्फ़ाबेट्स या नंबर नहीं हो सकते. ठीक है. Generally, the matrices are denoted by capital letters of English alphabets, while their elements are denoted by the small letters. वो कहते हैं कि मैट्रिसेस के अंदर हमारे जो मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन है उसको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का नेम अगर हमने देना हो तो उसके लिए स्मॉल लेटर यूज़ नहीं होगा, हमेशा कैपिटल लेटर होगा. जैसे कि आप देख सकते हैं मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी, मैट्रिक डी, मैट्रिक ई एंड मैट्रिक एफ. इनके नेम्स जो है वो हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट से शो करते हैं. और मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज हैं वहाँ पर हम अल्फ़ाबेटिक्स जो हैं वो स्मॉल लेटर्स लिखते हैं. जैसे ये ए बी सी डी, ये जो मैट्रिक्स के अंदर वाले एलिमेंट्स हैं उनमें अगर हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ करें तो हमेशा क्या करना है आपने स्मॉल, और अगर किसी मैट्रिक्स को नेम देना है तो वहाँ पर आपने कैपिटल अल्फ़ाबेट यूज़ करना है. ठीक है. ये हमारे पास होगी मैट्रिसेस. मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ. मैट्रिक्स क्या आती है हमारे पास? स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स की अरेंजमेंट जिसमें वो रेक्टेंगुलर शेप में हमें अरेंजमेंट दे रहा हो. एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है अल्फ़ाबेट्स की, नंबर्स की, या फिर हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की. अब यहाँ पर हमने अल्फ़ाबेट यूज़ किए इस मैट्रिक्स के अंदर, ए बी सी डी. इस मैट्रिक्स के अंदर हमने नंबर्स यूज़ किए हैं -2 0 0 5. ठीक है. अगेन इधर हमारे पास नंबर यूज़ किए हुए हैं मैट्रिक्स सी के अंदर 3 और 2. और एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि मैट्रिक्स को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करना है. कभी भी आप मैट्रिक्स को राउंड ब्रैकेट में या कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. मैट्रिक्स हमेशा किस में रिप्रेजेंट की जाती है? स्क्वायर मैट्रिक्स में. और उसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो एक स्पेसिफिक तरीके से रेक्टेंगुलर शेप में हम उसको अरेंजमेंट देते हैं. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स. अब रो क्या होते हैं और कॉलम क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है मैट्रिक्स के बारे में. अब हमारे पास मैट्रिक्स की रो क्या है? रो एंट्री और एंट्रीज रिटन इन द हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइंस फ्रॉम द रो ऑफ अ मैट्रिक्स. वो कहता है कि रो क्या है कि हमारे पास जो रो मैट्रिक्स के अंदर हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन जो नंबर्स की है उसको हम क्या कहते हैं? रो. जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर रो 1 क्या है? ये. रो 2 क्या है? ये. रो 3 क्या है? ये. किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन होती है नंबर्स की उसको हम रो कहते हैं, और वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं? कॉलम. जैसे इस मैट्रिक्स की एग्जांपल ली जाए तो ये हमारे पास कॉलम 1 है जिसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 2 1 9. इसी तरह ये कॉलम 2 है जिसमें एलिमेंट्स हैं 3 5 1. और ये कॉलम 3 है जिसमें एलिमेंट्स हैं 7 3 एंड 8. और इसी तरह रो 1 के ये एलिमेंट्स हैं विच आर 1 7 3 2. रो 2 में एलिमेंट्स कौन से हैं? 2 3 5 1. ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल जो लाइन बन रही है नंबर्स की वो क्या है हमारे पास? रोज. और जो वर्टिकल लाइन बन रही है वो हमारे पास क्या है? कॉलम. अगर हम मैट्रिक्स बी देखी जाए तो उसमें हमारे पास 7 4 8 रो 1 के एलिमेंट है, 3 0 10 रो 2 के एलिमेंट है, 1 2 1 11 रो 3 के एलिमेंट्स है. ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन वाले नंबर्स जो है वो क्या है? रोज. और वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन वाले नंबर्स को हम क्या कहते हैं? कॉलम. इसी तरह कॉलम 1 में क्या है? 7 3 2. कॉलम 2 में क्या है? 4 0 1. अब हम मैट्रिक्स सी को देखें तो उसमें सिर्फ एक एलिमेंट है. ठीक है. इसमें रो भी 1 है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, और उसमें कॉलम भी 1 है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है. ठीक है. अंडरस्टैंडिंग होगी आई होप रोज और कॉलम्स की. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ एंट्रीज. अब मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स हमने लिखे होते हैं उसको हम क्या कह सकते हैं? एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज. जैसे ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है तो इसके अंदर जितने भी नंबर लिखे हैं वो हम क्या कहेंगे? ये इस मैट्रिक्स के क्या है? एंट्रीज या फिर एलिमेंट. ये हमारे पास क्या है? इस मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6.
ठीक है। ये हमारे पास इसके अंदर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कोई जो एलिमेंट्स लिखे होते हैं, सॉरी कोई नंबर्स या फिर अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ये उसकी एंट्री के क्या है, उस मैट्रिक्स के क्या है, एलिमेंट और एंट्रीज। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है ऑर्डर और साइज ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर और साइज एक ही चीज़ के दो नाम हैं, ठीक है। अब ऑर्डर और साइज क्या होता है, इफ़ अ मैट्रिक्स ए हैज़ एम नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज को हमने कह दिया है एम जनरली, और नंबर ऑफ कॉलम्स को हमने जनरली कह दिया है एन। इफ़ अ मैट्रिक्स ए हैज़ एम नंबर ऑफ रोज एंड एन नंबर ऑफ कॉलम, देन द मैट्रिक्स ए इज m by m, ठीक है। m by m का क्या मतलब है, यहाँ पर नंबर ऑफ m रोज है और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास क्या है, n। तो किसी भी मैट्रिक्स का जो हमारे पास साइज है उसको रिप्रेजेंट करते हैं m by n। m क्या है, नंबर ऑफ रोज, और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर हम बी मैट्रिक्स देखें तो बी मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ रोज क्या है, 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, 1 2 3। तो इसका ऑर्डर या फिर साइज वो क्या होगा, 3 by 3, ठीक है। अब बाय का यहाँ पे मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप इस 3 और इस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को सेपरेटली ही लिखना है बाय, ठीक है। बाय का मतलब मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, ये साइज की रिप्रेजेंटेशन ही ऐसे की जाती है, 3 by 3, ठीक है। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, कभी भी नंबर ऑफ रोज की जगह हम पहले नंबर ऑफ कॉलम्स को नहीं लिख सकते, हमेशा पहले नंबर ऑफ रोज आएंगे बाय नंबर ऑफ कॉलम्स आएंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस क्या होती हैं, कोई भी दो मैट्रिक्स, उनमें साइज सेम होना चाहिए, दोनों मैट्रिसेस का साइज सेम होना चाहिए और उसकी एंट्रीज या फिर एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। जैसे ए मैट्रिक्स और बी है, इन दोनों मैट्रिसेस का साइज हमारे पास सेम है, ये भी 2 by 2 है, इसका भी साइज 2 by 2 है। अगर हम देखा जाए कि यहाँ पर इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है, इस मैट्रिक्स में भी फर्स्ट एलिमेंट 2 ही है, यहाँ में 2 की जगह 4 - 2 लिख दिया। अगर 4 - 2 को सॉल्व किया जाए तो हमारे पास 2 ही आता है। तो इसका एलिमेंट भी 2 है फर्स्ट, इसका एलिमेंट भी 2 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, इसका ये एलिमेंट थर्ड वाला ये भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -2 की जगह उन्होंने क्या लिख दिया, 4 - 6 विच इज इक्वल टू -2। तो ये दोनों मैट्रिसेस हमारे पास क्या है, सेम है। अगर मैं सी और डी देखूं तो ये हमारे पास सेम नहीं है। ये कब सेम होगी, जब हमारे पास ए भी 3 होगा और बी किसके इक्वल होना चाहिए, 4 के। तो ये हम कह देंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स तब हैं इक्वल, ठीक हो गया। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 3.1। 3.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 करना है, राइट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इन ईच मैट्रिक्स। हर मैट्रिक्स से उसने कहा है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बताएं। ए मैट्रिक्स देखें, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2, तो आर रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रोज को और सी रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स को। इस मैट्रिक्स की रो कितनी है, 2, हमने आर इज इक्वल टू 2 लिख दिया, और इसके कॉलम कितने हैं, 1 2, तो हमने सी इज इक्वल टू 2 लिख दिया। हम बी मैट्रिक्स देखें तो यहाँ पर एक कॉलम है, हमने लिख दिया कॉलम सी इज इक्वल टू 1, और नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3, और आर किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के। अगर हम सी मैट्रिक्स देखें तो यहाँ पर रोज कितनी है, 1, सिर्फ एक रो है यहाँ पर, आर इज इक्वल टू 1, और कॉलम देखे जाए तो 1 2 3, तो ये हमारे पास क्या है, कॉलम 3। इसी तरह हम बाकी दो भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट द ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स। हमने हर मैट्रिक्स का क्या बताना है, ऑर्डर। अगर मैं ए मैट्रिक्स देखूँ तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं हमारे पास, 1, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 by 1। इसको हम कभी भी 1 by 2 नहीं लिख सकते, क्योंकि हमेशा हमने पहले रो को रिप्रेजेंट करना है और फिर हमने कॉलम को रिप्रेजेंट करना है। अगर मैं इस मैट्रिक्स को देखूं एफ को, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है विच इज 5, सो रोज यहाँ पर कितनी है, 1, और कॉलम भी यहाँ पे कितने हैं, 1, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 by 1। अगर मैं ये वाली मैट्रिक्स डी देखूं तो इसमें रोज कितनी है, 1 2, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, तो इसके ऑर्डर को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, 2 by 3, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। हमने इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन कौन सी मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर हम ये देखा जाए, यहाँ पर ए मैट्रिक्स को देखा जाए तो ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स और एफ मैट्रिक्स के एलिमेंट्स सेम हैं। इसका ऑर्डर कितना है, ए का 2 by 2, इसका भी ऑर्डर कितना है, 2 by 2। देखिए अगर 3 - 3 सॉल्व किया जाए तो ये 0 बन सकता है, अगर 3 + 4 सॉल्व किया जाए तो ये 4 होगा। तो इसके एलिमेंट्स भी सेम है और इनका ऑर्डर भी सेम है, तो ए मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के इक्वल है, एफ के। अगर मैं बी देखूं, इसका फर्स्ट एलिमेंट 9 है और दूसरा यहाँ पर क्या है, -7, और इसका ऑर्डर कितना है हमारे पास, 2 by 1। तो मैं अगर डी देखूं तो हमारे पास डी के अंदर भी
ऑर्डर कितना है 2/1। ये 5 + 4 एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है विच इज इक्वल टू 9 और -8 + 1 दूसरे एलिमेंट को शो कर रहा है विच इज -7। तो इसका ऑर्डर और बी का ऑर्डर भी सेम है और इसके एलिमेंट्स भी सेम है, तो बी किस मैट्रिक्स के इक्वल हुई डी के। इसी तरह अगर हम सी देखें तो 2 × 3 कितना होता है 6, 2 × 2 कितना होता है 4 एंड 4 + 4 इज इक्वल टू 8। और इसी तरह हम बाकी एंट्रीज को भी सोल्व करके देख लेंगे। इसका ऑर्डर कितना है हमारे पास, ऑर्डर भी हमारे पास कितना है 3/2। अगर मैं मैट्रिक्स ए देखूँ तो इसका भी ऑर्डर कितना बनता है 3/2 और इसके एंट्रीज और इसकी एंट्रीज सेम है, तो हमारे पास सी मैट्रिक्स किसके इक्वल आ जाएगी ई के। सो हियर वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ 3.1। हमारे पास 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि ये दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हमने फाइंड क्या करना है ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और डी की वैल्यू। ठीक है, इन दो मैट्रिसेस के दरमियान हमारे पास उन्होंने क्या साइन दिया है इक्वल का। इसका मतलब है कि हर मैट्रिसेस की जो एंट्री है वो दूसरी मैट्रिसेस की कोरस्पोंडिंग एंट्री के इक्वल हो गई। मतलब a+2 किसके इक्वल होगा 5 के, c-3 किसके इक्वल होगा 8 के, b-1 किसके इक्वल होगा c के और d+4 किसके इक्वल होगा 4 के। ठीक है, तो a+2 हमने बता दिया कि वो किसके इक्वल है 5 के, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल होंगे इस इक्वल साइन की वजह से। ठीक है, a+2 इज इक्वल टू 5, तो a को सॉल्व किया जाए तो हमारे पास a की वैल्यू 3 आ जाएगी। c-3 किसके इक्वल है 8 को, अगर इनको सॉल्व किया जाए तो हमारे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी 11। इसी तरह अगर हम b-1 इक्वल ले लें 6 के और इसको सॉल्व किया जाए तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। इसी तरह d+4 इज इक्वल टू 4 की इक्वल है, d के लिए इसको सॉल्व किया जाए तो हमारे पास d की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो हमने क्या बता दिया, हेंस a किसके इक्वल है 3 के, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू 11 एंड d इज इक्वल टू 0। Here we have क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें ये दो मैट्रिसेस दी गई है और सेंटर में साइन है इक्वल का और फाइंड हमने क्या करना है P और Q की वैल्यू। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था कोरेस्पोंडिंग वैल्यूज़ जो है वो एंट्रीज जो है वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। P+Q किसके इक्वल होगा 6 के, P-2Q किसके इक्वल होगा 0 के। ये 11 और 5 को इक्वल लेने की हमारे पास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में सिर्फ फाइंड क्या करना है P और Q, इसलिए P और Q वाली वैल्यूज़ को हम ले लेंगे उनकी कोरस्पोंडिंग वैल्यूज़ के इक्वल। जैसे कि इसे मैं कह देती हूँ इक्वेशन 1, इसे कह देती हूँ इक्वेशन 2। अब इन टू इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने वैल्यूज़ किसकी निकालनी है P और Q की। मैं क्या करती हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन 2 को 1 में से माइनस कर देती हूँ। इक्वेशन 1 लिखी, उसमें से माइनस हमने क्या कर दी इक्वेशन 2, तो हमारे पास ये आ गया 0 + 3q+ इज इक्वल टू 6। अब मैं यहाँ पर क्या ले लेती हूँ 3q इज इक्वल टू 6। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो हमारे पास q की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2। लास्ट क्वेश्चन में लास्ट पेज में हमने जो q की वैल्यू 2 निकाली थी उसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी p + q इज इक्वल टू 6। यहाँ पे हमने q की वैल्यू पुट कर दी विच इज़ 2, p + q इज इक्वल टू 6। 2 को हम इधर ले जाएंगे तो p के लिए सॉल्व करेंगे, p की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 4। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो हमने फाइंड करना था वो क्या था p और q की वैल्यू, p इज इक्वल टू 4 एंड q इज इक्वल टू 2। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों का होमवर्क है डू रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ एक्सरसाइज 3.1। आपने 3.1 जो हमने कर लिया उसकी प्रैक्टिस करनी है, आपने डेफिनेशंस को लर्न करना है, उसके एग्जांपल्स याद करनी है और जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसको आपने सॉल्व करना है। थैंक यू।